बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुरजोश खैर मक़दम है। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू की तरजीहात में ये बात शामिल है कि झारखंड के अदीब और शायर का तारुफ़ इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए पेश किया जाए और गाहे बगाहे हम लोग इसके लिए इंटरव्यू भी करते हैं। आज शहर आहन जमशेदपुर में हम हाज़िर हुए हैं और जनाब तनवीर अख्तर रुमानी साहब को हमने राज़ी कर लिया है कि वो अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि JSSC CGL वगैरह में जो निसाब तैयार किया गया है उसमें झारखंड में उर्दू एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत सारी बातें हो सकती हैं और बहुत सारे सवालात पूछे जा सकते हैं। लिहाजा हम लोगों ने ये कोशिश की है कि बेशतर जो फ़नकार हैं, जो मुअम्मर शख्सियात हैं, बुज़ुर्ग हस्तियां हैं, उनका इंटरव्यू हम लोग कराएं ताकि हम लोग के पास एक ज़ख़ीरा मौजूद रहे और कभी भी हम यूट्यूब के ज़रिए हम इन चीज़ों को देख सकें। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब तनवीर अख्तर रुमानी साहब से, जो अफ़साना निगार हैं, अफ़सानचा निगार हैं, गज़लें भी कही हैं, ड्रामे लिखे हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर इन्होंने तबाह आज़माई की है, लेकिन इनकी बुनियादी पहचान अफ़साना निगारी की वजह से है। और जमशेदपुर में 3 अख्तर हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें तनवीर अख्तर रुमानी, नियाज़ अख्तर और तीसरा एक अहम नाम अख्तर आज़ाद का है। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब तनवीर अख्तर रुमानी से। रुमानी साहब, आपका इस्तकबाल है इस यूट्यूब चैनल में। शुक्रिया जनाब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है हमारे लिए। सबसे पहले हम आपके ख़ानदानी पस मंज़र की बात करेंगे कि आपने किन हालात में आपने मतलब आँखें खोली, वालिदैन वग़ैरह क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, ये सब आप ज़रा तफसील से बताएं तो बड़ी नवाजिश होगी। देखिए, मेरा ख़ानदानी पस मंज़र कोई काबिल तहसीन नहीं रहा। मेरे ख़ानदान में 7 पुश्तों में भी कोई यह तालीम याफ्ता नहीं है। मेरे अलावा कोई ग्रेजुएट तो दूर की बात, मैट्रिक तक कोई नहीं है। मैं वाहिद अपने जो है ख़ानदान में ये 7-8 पुश्तों में से पहला जो है ग्रेजुएट शख्स हूँ। हाँ, यह कि हमारे वालिदैन जमशेदपुर में रहा करते थे। मेरी पैदाइश तो नया बाज़ार भदोही में हुई और फिर मेरे वालिदैन यहाँ चले आए जमशेदपुर, चूँकि टाटा कंपनी में नौकरी के सिलसिले में। तो मेरे चचा क्या कहते हैं, वो चूँकि मैं ख़ानदान का पहला औलाद नरीना था, तो मेरे चचा शौक़ में लेके मुझे चले गए गांव, टाटा से लेके चले। तो वही मेरा लड़कपन वहीं गुजरा चचा के यहाँ। फिर मेरी वालदा एक बार गई और वो मुझे लेके चली आई, वो औलाद की मोहब्बत में कि नहीं, यहाँ नहीं रहेगा। तो मेरी इब्तदाई तालीम भी वहीं हुई, मदरसा इस्लामिया नए बाज़ार में। उसके बाद फिर एक सरकारी स्कूल था जिसमें 7 क्लास में मेरा दाखिला हुआ। फिर वहाँ से पास करके भदोही में ही एक कॉलेज है, श्री इंद्र बहादुर नेशनल इंटर कॉलेज, वहाँ 8 क्लास में मेरा दाखिला हुआ। वहाँ से फिर 1958 में मई-जून 1958 में जमशेदपुर मेरी वालदा लेकर चली आई। फिर यहाँ भालूबासा नाइट हाई स्कूल में, चूँकि सेशन उस ज़माने में बिहार में सेशन चलता था जनवरी से दिसंबर, अच्छा, जबकि यूपी में चलता था मई-जून से अप्रैल में। तो यहाँ जब मैं आया तो सेशन बहुत लेट हो गया था, 6 महीने करीब। तो भालूबासा नाइट हाई स्कूल, नाइट रात में वो सबीना स्कूल था। वाह। वो मैट्रिक तक 6-7 से लेकर मैट्रिक तक, पहले मैट्रिक 11 क्लास तक होता था।
तो 8 क्लास तक मेरी तालीम वहाँ रही, 6 महीने में वहाँ पढ़ा, क्योंकि और किसी स्कूल में दाखिला मुमकिन नहीं था जी। तो शाम को मैं जाता था और रात में वापस आता था। तो मैट्रिक जब 8 क्लास जब मैं वहाँ से पास कर गया, पास कर नहीं था वो तो मस्जिद प्राइवेट स्कूल था। हाँ, तो यहाँ जाकिर नगर जमशेदपुर में 8 क्लास नया नया खुला था। अच्छा। वो स्कूल था कबीरिया उर्दू मिडिल स्कूल, वो और कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल 7 तक और 6 तक चलता था कबीरिया उर्दू मिडिल स्कूल, उसी कैंपस में। वो एक ही इदारे के तहत था वो और एक ही मैनेजमेंट के अंदर। तो उस साल नया नया 8 क्लास खुला, तो कबीरिया स्कूल एक नाम था जी। तो ये वक्त भाई यहाँ दाखिला लेना है, लेकिन 8 पास करके फिर 80 में दाखिला लेना पड़ा। अच्छा। मजबूर है, क्योंकि वहाँ 80 क्लास था जी। 12, 8, 9, 10, 11 4 साल में उस स्कूल का तालीम इल्म रहा उसके। लेकिन एक ख़ास बात ये रही जी कि वो रिकॉग्नाइज उस वक्त नहीं था। अच्छा। तो मेरा जो इनरोलमेंट होता रजिस्टर जो में था दाखिले का, वो कुछ दिन चितरपुर में रहा, 8, 9 चितरपुर में। अच्छा। चितरपुर में वो स्कूल था, वहाँ रजिस्टर में नाम वहाँ होता था, लेकिन पढ़ाई यहाँ होती थी कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल। अमलन इसी स्कूल का मैं तालिब हूँ। फिर उसके बाद कबीरिया ढटकी डी हाई स्कूल 9, 10 वहाँ इनरोल था। अच्छा। मैट्रिक का समझिएगा हमने वहीं से दिया, ढटकी डी से। ढटकी डी हाई स्कूल था जी, जो पहले मनेटी था, बाद में वो गवर्नमेंट टेक ओवर किया बड़ा। लेकिन अमल तो ये मेरे उस्ताद जौहर बलिया भी रहे हाई स्कूल में, और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन भी रहे अरबी के, जो बाद में चले गए यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ उन्होंने टॉप किया एमए में, ऑनर्स यहीं किया था उन्होंने करीम सिटी कॉलेज से, और वहाँ अलीगढ़ से उन्होंने जो एमए में टॉप किया, फिर वहीं वो क्या कहते हैं लेक्चर भी हो गए। कौन? अल्ताफ़ हुसैन। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन। अच्छा। जी, अरबी हम लोग को अरबी पढ़ाते थे। हमारे यहाँ पूरे उस वक्त पूरे बिहार में सिर्फ 2 स्कूल थे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के लिए अरबी पढ़ाई जाती थी। वाह। वरना 2 ऑप्शन था, फारसी या अरबी एक्स्ट्रा में। तो एक तो कबीर मेमोरियल उर्दू हाई स्कूल था जहाँ अरबी पढ़ाई होती थी जी, और एक पटना का मुस्लिम स्कूल रमना रोड में जो स्कूल है जी, उसमें अरबी पढ़ाई जाती है। ये पूरे बिहार में जितने स्कूल थे उर्दू के, वहाँ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैट्रिक में। हाँ, 8 से लेकर मैट्रिक तक अभी भी है स्कूलों में। झारखंड के जो जैक बोर्ड के स्कूल हैं वहाँ अरबी और फारसी ऑप्शनल है, लेकिन बच्चे लेते नहीं हैं, असातिज़ा बहाल हैं इसके लिए। तो अब तो हमारे यहाँ भी अब फारसी भी नहीं है, अब नहीं है जी। अब तो उसकी जगह क्या शायद इकोनॉमिक्स वगैरह है जी, अब अरबी फारसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। और हमें यही उम्मीद है कि 50 साल के बाद शायद उर्दू भी इस तरह से उर्दू क्या, हम उर्दू स्कूल में भी आपको देखने नहीं मिलेगा। 50 साल बहुत दूर है, 15-20 साल के बाद देखिए जो हालात हैं, गवर्नमेंट की जो तालीमी पॉलिसी है, और क्या कहते हैं उर्दू वालों का जो रवैया है, या मुल्क का अभी जो सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, उसके पस मंज़र में अगर आप देखेंगे तो शायद 15-20 साल में उर्दू स्कूल भी नहीं रहेंगे। अभी देखिए ये कबीरिया मिडिल स्कूल है जहाँ से मैं रिटायर हुआ हूँ, वहाँ सैंक्शन पोस्ट 12 है। अच्छा। लेकिन अभी सिर्फ 1 टीचर उस पर है, 11 की सीट खाली है। मुस्लिम स्कूल का ये हाल है, लेकिन वो सरकार की ऐसी पॉलिसी है तो उस पर बहाल नहीं हो रहा। बिल्कुल। अब उससे क्या तालीम का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। शायद बरसबीली तस्करा ये बात आ गई, वरना मेरा ख्याल है कि मौजू के एतबार। अच्छा, बचपन के यादों की तरफ आप खुले जाते हैं कि पहले ज़माने में ना पिटाई वगैरह बहुत रिवाज था, मैट्रिक वगैरह में बच्चे बहुत मार खाते थे। हाँ, तो आज तो मतलब मारना तो भाई आप, मारना तो कानूनन जुर्म है। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल हमको ये समझ में नहीं आता, बच्चों को मारना कानूनन जुर्म है, लेकिन बच्चे जब शरारत करेंगे उसकी सजा क्या है? बिल्कुल सही बात है। बच्चे क्या कहते हैं, बदतहजीबी करेंगे
और कोई ऐसा जुर्म करेंगे जिसकी सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन उसको सज़ा नहीं मिलेगी। बिल्कुल। अरे आप पूरे कानून में है, बड़े लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी है। अरे अब 17 साल से अगर कम की उम्र के हैं तो उनको वो जुनैन में भेजा जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो मैट्रिक के बाद आपने कहाँ कहाँ तालीमी सफ़र जारी रखा? मैट्रिक के बाद फिर हम चले गए यहाँ वर्कर्स कॉलेज में, मैंने साइंस लिया। अच्छा। उस वक्त भी साइंस का स्टूडेंट था, मैट्रिक था। पहले साइंस और आर्ट्स अलग अलग हुआ करते थे जी। तो हम लोग साइंस से, तमाम बच्चे जितने थे सब लोगों ने साइंस लिया था। तो वर्कर्स कॉलेज में साइंस ISC में दाखिला लिया जी। तो उसका अलमिया ये रहा कि मैंने फीस माफ़ कराने की गरज से मैंने सारे सर्टिफिकेट जमा किए तो फीस नहीं लगती थी, मतलब मुझे देना नहीं पड़ता था। लेकिन 2 साल के बाद क्या कहते हैं तो वो डीलिंग असिस्टेंट का लेटर आया कि आप जो है आके मिली है। जब मैं मिला तो उसने कहा कि आपको इतने पैसे जमा करने, पूरे 2 साल के 300 कुछ रुपये थे। ओहो। तो ये आपके क्या बता दें, 75 की बात है जी। 73 में मैंने मैट्रिक किया, फिर दाखिला लिया तो 2 साल के बाद 75 में अब 300 रुपये उस ज़माने में मेरे वालिदैन के लिए बहुत भारी रकम थी, बहुत ज़्यादा रकम थी कि कर्ज मांगने पर भी नहीं मिला। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उस तालीमी सिलसिला मुनक़ता हो गया। अच्छा जी, पैसे नहीं जमा करने की वजह से। और हमने कहा भी कि भाई मैं तो अंसारी हूँ और अंसारी का सर्टिफिकेट जमा, इसीलिए मेरी फीस माफ़ है। बोले नहीं, आप अंसारी यूपी के हैं। अरे मैंने भाई यूपी के हैं तो क्या हुआ? नहीं, बोले नहीं यूपी के, चूँकि मेरा परमानेंट एड्रेस यूपी का था। ओहो। तो वो उसमें दर्ज था हमारे से रिकॉर्ड में। जाहिर सी बात है। तो बोला नहीं, फीस तो भाई क्लर्क ने कहा कि फीस तो पूरी आपको जमा करें, पूरी फीस जमा करनी होगी। तो वो कोई चारा नहीं है, मुनक़ता हो गया तालीमी सदर। उसके बाद फिर इम्तहान नहीं, फिर उसके बाद मेरा जो है 2 साल बहुत नुकसान हुआ। ओहो। फिर मेरी जो है शादी की बातचीत चली तो ससुराल वालों ने पूछा कितना पढ़े लिखे हैं, तो मेरे वालिद ने कहा अभी वो इंटर कर रहे हैं। अच्छा। तो अब यहाँ उसके बाद में बोले नहीं, अब पढ़ना है, अगर पढ़ना है क्या फीस इतनी जमा करना है तो तब ना होगा। जी जी। और फिर ये कि हम पढ़ें क्या, 2 साल तो हम तो इस कॉलेज गए नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं कि मैथ के 8 किस्म के मैथ हैं। हाँ, मुझे मालूम ही नहीं कि स्टैटिक डायनेमिक्स क्या है और सॉलिड ज्योमेट्री क्या है। बिल्कुल। हाँ, वालिद साहब बोले नहीं पढ़ना है। अच्छा। फिर उन्होंने कर्जा वर्जा किसी सूरत करके दाखिला फिर लिया। एक ही कॉलेज था, वर्कर्स कॉलेज बस? नहीं, और भी कॉलेज थे, और भी करीम सिटी कॉलेज हाँ। था, लेकिन साइंस के मामले में चूंकि नया कॉलेज था वो। अच्छा। तो वहाँ पढ़ाई उन्हें उस ज़माने में साइंस गालिबन करीम सिटी कॉलेज में नहीं था। अच्छा। तो साइंस के बाद अब आर्ट्स की तरफ आ गए? हाँ, तो चूंकि वो मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा जी, 2 बार में पास हुए। वो मेरा क्या कहते हैं इसमें मैथ में दाग लग गया था, मैथ। अच्छा। तो फिर हम कंपार्टमेंटल दे कर जो है निकले, पास हुए तो ये हुआ कि साइंस चलेगा नहीं, बहुत टफ होगा आगे। ये गलतफहमी आज के बच्चे भी करते हैं कि मैट्रिक में उनका अच्छा नंबर आ गया तो वो साइंस की तरफ या कॉमर्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि जिसमें दिलचस्पी हो बच्चे की, उसी में आपको कैरियर का वो करना चाहिए। वो लगातार मेरी तालीम रहती ना। जी जी। तो कोई बात नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। किसी सूरत से बस समझिए पास कर गए कि हुआ भाई कि अब फिर ग्रेजुएशन आप उर्दू हाँ, फिर चले गए करीम सिटी कॉलेज। अच्छा। तो करीम सिटी कॉलेज चूंकि सिर्फ ग्रेजुएट होना था, पढ़ना लिखना भाई नौकरी वोकरी करना है, किसी सूरत से शादी हो गई थी। तो अच्छा। तो मेरा एक साथी थे खुर्शीद अहमद, मेरा लंगोटिया यार। अच्छा। वो मेरे साथ ISC उसने किया था जी। तो जब तो 2nd डिवीजन से पास हुआ, चूँकि रेगुलर कैंडिडेट था, तो देखा कि वो ऑनर्स से ले रहा है, तो अच्छा उर्दू में ऑनर्स से ले रहा है। तो उस ज़माने में मेरी कई कहानियाँ आ चुकी थी। अच्छा। ISC के पढ़ने में कई कहानियाँ बतूल वगैरह और दूसरी जगहों में कई कहानियाँ आ गई थी, और मतलब लिखने लिखाने का सिलसिला मेरा था जी। तो मुझे ताव आ गया, जोश आ गया
अरे ये उर्दू का आदमी है, ये उर्दू ऑनर्स ले रहा है, मैंने भी ऑनर्स ले लिया। वाह। तो उसका फ़ायदा हुआ। खैर ऑनर्स लेने का फ़ायदा ये हुआ कि फिर आगे के ज़माने में तनकीद वगैरह तहकीक वगैरह का सिलसिला रहा, समझ में आया कि तहकीक और तहकीक क्या है, उर्दू क्या है। हाँ, ऑनर्स पढ़ने के बाद जो है पता चला भाई। वरना लोगों को लगता है कि उर्दू कुछ भी ना मिले तो उर्दू ले लो, लेकिन आने के बाद मालूम होता है कि भाई बहुत मुश्किल चीज़ है ये। तो काबिले ज़िक्र असातिज़ा में कौन कौन थे उस ज़माने में? काबिले ज़िक्र तमाम जितने उर्दू के असातिज़ा थे सब काबिले ज़िक्र थे। नाम जैसे? अरे मंदर साहब प्रिंसिपल तो हुआ करते थे। क्या बात है। मंदर काज़मी, ज़बरदस्त। ज़की अनवर, सैयद अहमद शमीम, और वली ज़िक्र तीन तो वफात पा चुके हैं। जी जी। लेकिन सैयद अहमद शमीम साहब अभी भी हयात से हैं। जी बिल्कुल। तो ये लोग समझिए कि इन लोगों का तदरीसी फैज़ रहा। जी। और असातिज़ा ठीक ठाक पढ़ाते थे, मतलब जैसे? देखिए सच्ची बात यह है कि तीनों आदमी, प्रिंसिपल साहब तो प्रिंसिपल साहब ही थे, मेरे ख्याल है पूरे 2 साल के जो है ऑनर्स वाल के मुद्दत में उन्होंने शायद 2-3 क्लास लिए होंगे। अच्छा। और वो पढ़ाते थे उरूज, इल्म अरूज। हाँ, इल्म उरूज किसी के समझ में आता नहीं, जाहिर सी बात है। मैं वाहिद आदमी था जो, चूँकि जौहर बलियावी साहब ने मुझे 9th क्लास में उरूज पढ़ा दिया था। वाह। जी, 9-10 में उन्होंने 10 में शायद उरूज पढ़ा दिया था। तब से जो है उरूज के इल्म थोड़ा बहुत मुझे इल्म। वाह। और ज़की अनवर साहब वो 5 या 6 क्लास लिए होंगे बमुश्किल। वो उनके ज़िम्मे था अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो किताब है, बहुत मुक़द्दमा शेर शायरी। मुक़द्दमा शेर शायरी नहीं, यादगार गालिब। अरे भाई वो जो उसने जो मसनवी की जो किताब है मुसद्दस हाली, मद्दुजल इस्लाम। हाँ, नहीं तो वो मुसद्दस हाली के नाम से वो निसाब में शामिल था। अच्छा। तो वो पढ़ाते थे। अच्छा। मंजर काज़मी साहब वो भी पूरे 2 साल की मुद्दत में 7-8 बार आए होंगे। तो उनके ज़िम्मे था गालिब। अच्छा। तो गालिब के अशार की तशरीह करते थे। हाँ, सैयद अहमद शमीम साहब ने भरपूर पढ़ाया और लिखाया, हाँ, इस्मत पर और सर सैयद पर और हाली पर और इन पर उन पर, बहरहाल वो जमकर क्लास लेते रहे। हाँ, पढ़ाते रहे। और तो आपके ज़माने में भी टीचर्स डे मनाया जाता था या फिर ये टीचर्स डे तो नहीं होता था? अच्छा, ये आज में चोचला है कि नहीं, टीचर्स डे जो मनाया जाता था ना, तो वो सरकार की तरफ से वो आता था स्टिकर। अच्छा। बच्चों को खरीदने के लिए। अच्छा। तो 10 पैसा 5 पैसा उसकी कीमत हुआ करती थी जी। तो हम लोग खरीद कर बचपन में बड़ा शौक रहता, भाई स्टिकर मिला खूबसूरत सा, तो उसको लेके हम लोग ऐसे पिन कर लेते थे अपने ये क्या कहते हैं शर्ट की जेब पर। तो उस दिन पूरा दिन भर लगाए रहते थे कि आज टीचरों का डे है, बस वही होता था। और स्कूल में। अच्छा। तो ग्रेजुएशन के बाद आपने फिर वहीं एजुकेशन का रुख किया? हाँ, क्योंकि उसी कैंपस में हाँ एक कॉलेज हुआ करता था, करीम कॉलेज ऑफ एजुकेशन जी। वो पहले बिल्कुल अलग था। अच्छा। उसमें भी हमारे सादा मुख्तार अहमद मक्की थे उर्दू के। अच्छा। और हारून रशीद साहब जी, वो पढ़ाते थे सोशल, क्या पढ़ाते थे, एंथ्रोपोलॉजी शायद पढ़ाते थे। तो तमाम मज़ामीन उर्दू में नहीं ना होते थे? एक सब्जेक्ट तो उनको एक सब्जेक्ट तदरीस बीएड में। हाँ, 2 सब्जेक्ट हुआ करते, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो मेरा उर्दू और हिस्ट्री था। अच्छा जी, 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे जो ऑप्शनल, बाकी सब क्या कहते हैं तो कंपलसरी था। तो पहले बीएड करने के बाद ये चांसेस होते थे कि नौकरी मिल जाएगी? नहीं, लेकिन नौकरी के लिए बीएड जरूरी थी। हाँ, आजकल देख रहे हैं कि हर कोई बीएड के पीछे भाग रहा है, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। एक ज़माना ऐसा था कि बिहार में, बिहार की बात बता रहा हूँ जी, बिहार में अनट्रेंड का भी जो है बहाली निकली थी, बल्क जो है पैमाने पर। अच्छा। तो उसमें मेरा क्या कहते हैं सिलेक्शन भी हो गया था, पैनल लिस्ट भी बन गई थी बाज़ाब्ता। अच्छा।
अनट्रेंड ग्रेजुएट अनट्रेंड में मेरी बहाली नहीं होती, लेकिन पैनल लिस्ट में मेरा जो है क्या कहते हैं नाम आ गया था कि अब धीरे धीरे जहाँ जहाँ वैकेंसी होगी उसी पैनल लिस्ट से लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। अच्छा। तो हुआ कि जब क्या कहते हैं 8-10 लोग रह गए उस लिस्ट के, तभी वो क्या कहते हैं वो सरकार बदल गई या वो पैनल को जो है निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, ख़त्म हो गया, यानी बहाली बंद हो गई। अब बदकिस्मत से हम लोग कई लोग ऐसे हैं जी जी, आई ट्रेन में, IIM ट्रेन में, BA ट्रेन में, BA अनट्रेन में, कुछ लोग थे जो वहाँ तक क्या कहते हैं जहाँ तक बहाली हुई उसके बाद के सब लोग रह गए। तो उसमें समझिए बदकिस्मती मेरी भी रही कि हम भी रह गए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि उसके बाद आप मुलाजिम हो गए। हाँ, जमशेदपुर बहुत अच्छी बात रही। बिल्कुल, बहुत अच्छी ये बात रही कि जिस स्कूल से मैं पढ़ा उसी स्कूल में मेरी सर्विस हो गई। बढ़िया बात हाँ, क्या हो सकती है। और जब मेरी बहाली हुई तो दोस्तों मेरे 3 उस्ताद मेरे थे। अच्छा। जब बहाली मेरी हुई तो खुद हेड मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब हेड मास्टर हैं, वो मेरे मैथ के उस्ताद रहे हाई स्कूल के, और गुलाम मोहम्मद साहब थे और हफीजुद्दीन साहब थे। ये तीनों हमारे उस्ताद पढ़ा रहे थे, मुझे पढ़ाया और उनके साथ मैं पढ़ाने का मौका मिला, पढ़ाने का मौका मिला। बिल्कुल। बहरहाल तीनों इंतकाल फरमा गए, अल्लाह पर रहमत करे। आप 84 में आपने B.Ed मुकम्मल किया और 85 में आप मुस्तकिल मुलाजिम हो गए। हाँ, 85 में मेरी 85 नहीं 83 में मेरी बहाली हो गई थी जो स्कूल में, लेकिन सैंक्शन पोस्ट पर 85 में हुआ। अच्छा। हाँ। जी, गवर्नमेंट यूनिट पर मेरी बहाली 1 फरवरी 1985 से हुई। तब से समझिए 7 फरवरी 2017 तक। अच्छा, 28 फरवरी 2017 में सुबुकदोश हो गए आप। हाँ। अच्छा, 34 साल उस स्कूल में मैंने पढ़ाया। क्या बात है। तो फिर ये लिखने का चस्का कब से लगा आपको? लिखने का हुआ ये कि ना शुरू से पढ़ने का शौक था। हाँ, बस पढ़ने का शौक हुआ तो उस ज़माने में खातून मशीक और पाकिज़ा आंचल मशरक़ी। नहीं, पाकिज़ा आंचल तो बहुत ज़माने बहुत बात की चीज़ है। अच्छा। उस ज़माने में जो रिसाले आते थे, खातून मशीक हैं, किरण है सहारनपुर से निकलता था, यहाँ वहाँ से रिसाले निकलते थे, पुराने रिसाले के खरीद के पढ़ते थे, पगडंडी तो शारा ये और वो। उस ज़माने में निकलने लगा बतूल, नहीं आना निकला था। अच्छा, नूर अलहसनात, खिलौना, ये सब पढ़े, शमा, ये सारे रिसाले पढ़ते थे। हिलाल तो, नहीं, हिलाल तो भी बहुत बाद में निकला। तो फिर बाद में पता कि अरे भाई ये तो बहुत सतही किस्म के हैं, बहुत चीप किस्म के हैं। फिर शायर पढ़ना शुरू किया। एक बार शायर के चश्मे में शायर आजकल, तो फिर पासबान, तामीर हरियाणा, फिर मेयारी जो अदबी रिसाले हैं वो पढ़ना शुरू किया। अच्छा। लिखने का सिलसिला ये हुआ कि एक बार ऐसा हुआ मेरे आज़ाद नगर में जी कोने पे गुमटी हुआ करती थी ईदगाह की। अच्छा। आज़ाद नगर ईदगाह जो जमात के सामने आपने देखा है ना? जी जी, जमात के दफ्तर के सामने जी। उसके कोने पे एक गुमटी हुआ करती थी सुभान साहब की, वो पढ़ाया करते थे किराए पर नावल। अच्छा। उस ज़माने में नावल को तो बहुत क्रेज़ था, जासूसी नावल, तारीखी नावल, रोमानी नावल और तिलिस्माती नावल, क्या क्या जबरदस्त। तो वो किराए पर 10 पैसा आम शुमारा और 4 आना या 20 पैसा खास नंबर इब्ने सफी। तो ऐसा हुआ कि पता नहीं वो तहरीक कहाँ से मिली थी, कौन सा मुहर्रिक था कि मैंने इब्ने सफी के नावल पढ़ा, पहला नावल मोहलिक शनासाई। अच्छा। पहला नावल पढ़ा। नावल में नहीं जानता था नावल क्या चीज़ है। अच्छा, अफसाने भी नहीं जानता था कि अफसाना क्या होता है। कहानी जानते थे क्योंकि खिलौना वगैरह ये सब पढ़ते थे कहानी, लेकिन लफ्ज़ अफसाना क्या चीज़ है उसकी इस्तिलाह से वाकिफ़ नहीं थे। तो मुझे वो नावल बड़ा मज़ेदार लगा। अच्छा। हाँ, इब्ने सफ़ी का पहला नावल जो मैंने पढ़ा। उसके बाद तो भाई इब्ने सफ़ी का जो है विदा हुआ से खरीद कर ये किराए पर ला कर पढ़ता। उसके बाद इतना शौक़ मेरा बढ़ा कि मैंने खुद खरीदना शुरू किया। वाह। फुटपाथ से, और जहाँ जिस शहर भी जाता था तो वहाँ तो पहले फुटपाथ में इब्ने सफ़ी की किताब खरीदा।
तो ऐसा हुआ कि कई किताबें इब्न सफ़ी की 100-150 मैंने किताबें जमा की इब्न सफ़ी की। अच्छा। हाँ, पढ़े भी। और उसके बाद एक लाइब्रेरी खोली, मौलाना आज़ाद उर्दू लाइब्रेरी। वाह। तो मैंने भी भाड़े पर किताब पढ़वाना शुरू किया। अच्छा। तो शौक़ समझिए कि यहीं से बढ़ा। अच्छा, शौक़ अदब का शौक़ हमारे हाई स्कूल के जो उस्ताद उर्दू के थे, मौलाना जौहर बलियावी साहब, जौहर बलियावी साहब, उन्होंने एक बार हम लोगों को किताब दी क्या, वो 5 कापी उन्होंने मंगाई थी महमूद वाजिद साहब की किताब। अच्छा। खिज़ां के फूल बहार के दिन। तो वो महमूद वाजिद साहब पाकिस्तान चले गए थे? पाकिस्तान नहीं, अच्छा। थे वहाँ। अच्छा। जमशेदपुर में या कहीं भी थे, लेकिन उनकी किताब जमशेदपुर में वही जौहर बलियावी साहब मंगाए। अच्छा। और उसकी कीमत 6 रुपये थी उस जमाने में। अच्छा, ठीक तो है। स्टूडेंट लाइफ में 6 रुपया समझ लीजिए बहुत बड़ी बात। जब मुझे जेब खर्च के लिए 25 पैसे मिलते थे, तो वो जो शौक़ और ज़ौक़ हमारे अंदर पैदा हुआ था, उसके तहत मैंने 6 रुपये में वो किताब खरीदी। वाह। पहली बार मालूम हुआ कि हाँ, अफसानों का कोई मजमुआ होता है और अफसाने क्या होते हैं। जी। महमूद वाजिद साहब की याद तो नहीं क्या क्या कहानी थी, लेकिन इतना याद है कि अच्छी कहानियाँ वो हैं। जी। तो वो भी किताब मेरे पास थी। जी 5 या 6 कॉपी पूरी जमशेदपुर में आई थी। अच्छा। जौहर साहब के 2 दोस्त हुआ करते थे, महमूद वाजिद साहब। फिर महमूद वाजिद साहब पाकिस्तान चले गए। फिर वहाँ उन्होंने आइंदा निकाला, क्योंकि यहाँ सोहेल वास्ती साहब आइंदा निकालते थे, इसी नाम से उन्होंने भी वहाँ निकाला। जी। तो जनाब, अब जानते हो वो किताब है आपके शमीम डाल्टनी वाले, शमीम अहमद जी, उसको मैंने बहुत सरमाया दिया। अच्छा। उस वक्त तो PhD कर रहे थे वो, मेरे ही यहाँ के जमशेदपुर का सारा मवाद क्या कहते हो मेरे ही साथ घूम घूम के अच्छा इकट्ठा करते थे। तो वो पहुँचा गए, हजम कर गए। हाँ, मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो सारी इतनी किताबें मैंने दी हैं, और ऐसी ऐसी किताबें जो नादिर व नायाब किताब हैं, तो वो इनकार करेंगे, बोले वो इधर उधर हो गई किताब, हम वापस नहीं कर पाएंगे। किताब किसी को देना बेवकूफ़ी है, और जो दे के वापस ले रहा है वो और ज़्यादा बेवकूफ़ है, इसीलिए इसका कारोबार बंद हो जाए। तो आपका पहला अफसाना नेदामत के आंसू के नाम से शायद हुआ गालिबन ना? जी। उस अफसाने का मेन थीम क्या था? मतलब मेन थीम ये था कि एक लड़का अपने पड़ोस की लड़की पर डोरे डालना चाह रहा था। अच्छा। लेकिन वो लड़की नेक शरीफ थी, और वो लड़का क्या कहते हैं, मोहब्बत के नाम पर उसको एक लड़की से क्या कहते हैं ताल्लुक़ कायम करना था। तो हमेशा उसको इशारे करता था। मेरे पड़ोस एकदम सामने की बात, अपने घर के सामने की, लड़के के घर के सामने ही लड़की रहती थी। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि लड़के ने खिड़की से हाथ देके इशारा किया, उसको बुलाया। अब तो इसको खुशी का ठिकाना नहीं है कि इतने ज़माने के बाद नतीजा बरामद होने वाला है या फल मिलने वाला है। और उस वक्त पूरे मोहल्ले में सन्नाटा था, ऐसा वक्त था दोपहरिया का। तो ये चला गया और वो क्या कहते हैं उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि दावत तो मिली थी। तो जैसे ही हाथ पकड़ा तो खिड़की का पर्दा उठाया तो देखा कि उसी की बहन खड़ी है, जिसका हाथ पकड़ा है वो उसकी बहन है, अपनी सगी बहन। अच्छा। तो अब तो काटो तो खून नहीं। तो बहन ने जो है बहुत शर्मिंदा हुआ और अब कान पकड़ा या माफ़ी मांगी कि आइंदा से ऐसे गलती नहीं हो। तो बहन ने कहा कि भाई जिस तरह तुम अपनी बहन की इज्जत करते हो उसी तरह दूसरी की बहन की हो, इसीलिए तो उसका नाम नेदामत के आंसू रखा। रोने लगा भी है कि ऐसा। असल में उस लड़की ने उसकी बहन को सारी बात बता दी ऐसा, तो बहन ने कहा था मैं सबक सिखाती हूँ उसको। ये कहानी थी। चलिए, तो उसके बाद लिखने का सिलसिला चलता रहा, क्योंकि छपने से क्या होता ना, हौसला भी मिलता है। ये तो है बिल्कुल। पहला अफसाना अच्छे बड़ा रिसाला माना जाता था, बतूल बिल्कुल इदारा अल-हसनात का एक बड़ा रिसाला था वो ख़वातीन का। और उसकी समझिए खूब पजीराई भी हुई, क्योंकि इस्लामी मिजाज का वो रिसाला था, बिल्कुल हिजाब के मुकाबले का। जी।
तो जब उसमें मेरी कहानी आई तो मुझे बहुत हौसला मिला। अच्छा यही नहीं, उस ज़माने में तो ये नेट और ये कंप्यूटर का मामला नहीं था, कहानी हाथ से लिख के लिफाफ में भेजा करते थे और इंतज़ार करते थे कि हाँ इंतज़ार करते थे। एक्सेप्ट तो कई कहानियाँ मैंने अल-हसनात को भेजी, नूर में भेजी, बतूल में भेजी, तो कोई जवाब ही नहीं आया। तो मैंने फिर लिखा कि भाई मैंने कई कहानियाँ भेजी हैं तो आप किसी का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ से आया कि देखिए नवंबर के शुमारे के बतूल में आपकी कहानियाँ अच्छा हाँ शाया हो रही हैं। अब कई कहानियाँ आपकी कई चीज़ें नूर अल-हसनात के लिए मुंतखब हो गई हैं छपने के लिए। अब तो भाई मत पूछिए क्या कहने हैं, बड़ी कामयाबी। नूर भी उस ज़माने में बच्चों के रिसाला नूर एक म्यारी रिसाला, अल-हसनात भी एक म्यारी डाइजेस्ट। बारह इस तरह उसने उस इदारे ने मुझे बहुत हौसला दिया जी। मेरे तख्लीक़ात को छाप कर उसने समझिए मेरी हौसला अफजाई की। उसके बाद से फिर छपने लिखने लिखाने का सिलसिला चलता रहा। लेकिन ये है कि उस ज़माने में मैंने मियार का ध्यान नहीं दिया, सिर्फ ये था कि छपना है। अच्छा कहाँ छपना है कोई नहीं, बस रिसाला है वह छप जाना है जी। इसीलिए जितने रिसाले उस ज़माने में जमशेदपुर आते थे या जिसके बारे में मुझे इल्म था मैंने सबको जो है सब में लिखना शुरू किया। दोस्तों में क्या रद्द अमल रहा छपने के बाद? दोस्त देखिए मेरे उस ज़माने में दोस्त थे मुमताज़ शारिक। अच्छा मेरे साथ जो है 8 से लेकर मैट्रिक तक मेरे साथी रहे। अच्छा फिर वो चले गए कॉमर्स किया उन्होंने करीम सिटी कॉलेज से, मैं चला गया था वर्कर्स कॉलेज जी। तो उस ज़माने में वही दोस्त थे, उनको भी लिखना लिखाने का तरफ मैंने राग़िब किया। वाह हाँ तो वो भी कुछ दिनों तक छपे। फिर उनकी किताब भी आई, उस किताब की किताबत में तबात मेरे जिम्मे थी। उस वक्त ज़माने में वो चले गए थे गल्फ सऊदी में रहा करते थे। अच्छा अच्छा हाँ पटना से मैंने मंदर मुनामी गया से तो उनकी किताबत करवाई और छपाया क्या कहते हैं पटना से। अच्छा और दोस्त उस ज़माने में फिर बाद में अनवर इमाम साहब से मुलाकात हुई, मंदर कलीम से मुलाकात हुई, अभी महफिलों में आना जाना हुआ। तो इस तरह हल्क़े अहबाब बढ़ता रहा। अफसाने के अलावा फिर अफसानचे की तरफ उसी ज़माने में अफसाने के साथ हाँ बस 2-3 महीने के बाद अफसाना भी तो आपने देखा पहला जानिसार देखें अपने सिसकती इंसानियत 76 में 75 से लिखना शुरू किया, 76 में फिर अफसानचा भी आ गया। वाह तो अफसानचे भी कई छपे कई रिसाले। हाँ अभी देखें हालिया दिनों में आपका जो रीमेक जो अफसानचे हाँ हैं, ये मैंने वो तजुर्बा हाँ, किया है रीमेक ये का। नया तजुर्बा है। हाँ ये पहली बार वो ख्याल बहुत दिनों से था कि खोल दो अगर इस अंदाज से लिखा जाए हिंदी अफसाने में। और तमाम अफसाने जो रीमेक वाले हैं ना सब में जो असली टेक्स्ट है हाँ। उससे बहुत मुमासलत है। बिल्कुल तभी ना हाँ, रीमेक नहीं तो फिर बिल्कुल हाँ और उस उन्वान भी वही रखा है मैंने जी। और कोशिश भी की है कि अगर किरदार भी मिल जाए तो किरदार भी वही हो जी, किरदार भी वही हो। कुछ ये क्या कहते हैं उसका सिनेरियो मंजरनामा भी उस अफसानचे का जी असल अफसाने के मुताबिक हो, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल आप देखिए खोल दो देखिए मंजरनामा वही है जी लेकिन पस मंजर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग है, नए तनाजुर में है वो। हाँ नए तनाजुर में है हाँ और नया क्लाइमेक्स है, बिल्कुल नया नतीजा है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन बहुत मुमासलत भी है, बहुत फर्क भी है। यही खूबी है रीमेक अफसाने मेरे रीमेक अफसानचों की यही खूबी है कि बहुत मुमासलत है, उससे गहरा ताल्लुक है पुराने अफसाने से और कोई यह ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल चलिए तो अभी तक जब देखिए किताब में मेरे बबूल ये खुल्दों में 12 अफसानचे हैं रीमेक। जी बाद में मैंने एक और लिखा अलाव पर। अच्छा हाँ वो शाया हो गया इसमें, आपने देखा वो कल रिसाला जी अदबी नशमन में जी। हाँ तो आइंदा अगर कोई भी आएगा तो इंशाल्लाह उसी का नाम इसी नाम से आएगा। अच्छा अगर अगला कोई अफसानचों का मजमू आएगा ना जी तो उसमें भी कुछ रीमेक अफसानचे होंगे। बिल्कुल हाँ तो उसका नाम मैंने अलाव रखा है। जैसे अभी रीमेक अफसाना खुल दो रखा है ना, टाइटल जी खुल दो रखा है,
तो अगला जो होगा ना उसका नाम होगा अलाव। अच्छा, तो आपका पहला अफसाना छप रहा है 75 में और पहला मजमुआ आ रहा है 2016 में बबूल के नाम से। इस ताखीर की वजह कोई? ताखीर की वजह ये है, सच्ची बात मैं बता दूं जी, उस बबूल तक आते आते या बबूल से पहले ये भी मजमुआ नहीं आता। जी, मेरे शागिर्द अजीज, बल्कि दोस्त माँ शागिर्द कहिए, असलम जमशेदपुरी, मेरे यहाँ मेरे पीछे पड़ गए थे अच्छा, कि आपका मजमुआ आना चाहिए। तो मेरा नज़रिया ये था भाई, मेरे पास 3 या 4 अफसाने कायदे थे। उस ज़माने में भी मेरे पास करीब थे 50-55 अफसाने थे। अच्छा, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। जी, 4 या 5 अफसाने मेरे कायदे के थे कि जिनको अफसाना कहा जाए, और बाकी सब यूं ही थे, जी, छपने के ललक में बस जा लिख दिया, उसका कोई मियार था नहीं। जी, तो मैंने कहा भाई मेरे पास अफसाने हैं नहीं, सच्ची बात है, कुछ ऐसा कीजिए कि उनको लिखने दीजिए, कुछ अफसाने मैं और लिखूं ताकि ये उसमें मजमूए में कुछ अच्छे अफसाने हो सकें। तो 2014 के समझिए कि आखिर में फिर से मेरे अंदर लिखने की तमन्ना जागी। अच्छा, तमन्ना यूं जागी, वो नियाज अहमद आसी हैं, जी, उनका एक मजमून आया ऐवान ये उर्दू दुनिया में। अच्छा, अजीब बहुत फुसफुसा सा मजमून था, जिसमें बहुत से उसमें गलत बयानियाँ भी थे, आदाद शुमार में भी गलत पेश किए गए थे। तो मुझे लगा कि नियाज अहमद आसी साहब इसमें छप सकते हैं, तो मैं दुनिया में, हाँ? तो मैं मेरे अंदर जो है फिर लिखना, तब फिर जो है कलम को मैं 20 साल तक मैं उर्दू से दूर रहा, यानी तबज़ात तख्लीकात से दूर रहा, वही 20 साल तक। हाँ, वो कुछ हालात ऐसे थे। वो अच्छा। बहुत लंबी कहानी है, जी, जी। मुनासिब अभी नहीं है। तो उस ज़माने में भी मेरी चूँकि नौकरी चली गई थी, तो माश का मसला हो गया था, तो मैं उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू तर्जुमे करता था। अच्छा, ज़्यादातर हिंदी में करता था, हिंदी से मुआवजा मिलता था। तो उसमें चूँकि लगा रहा बहुत, इसीलिए तबज़ात तख्लीकात की तरफ मेरा ध्यान नहीं गया। अच्छा, बहरहाल 2014 के आखिर से फिर मैंने शुरू किया, तब ये क्या कहते हैं वो बबूल लिखा, और खोल दो आया अफसानचों का हाँ। मजमुआ, और भरोसा लिखा, दंगल लिखा, इस तरह के और कई एक कहानी लिखी। जी, जब करीब देखा कि 10 अफसाने अच्छे हो गए हैं, तो मैंने 10 अच्छे अफसाने और 10 कमज़ोर अफसाने मिला कर बबूल, चूँकि मजमूए माना चाहिए कुछ। बिल्कुल, हाँ, तो ये बबूल जो शाया हुआ ना, इसमें बहुत बड़ा हाथ डॉक्टर असलम जमशेदपुरी असलम का। जमशेदपुरी साहब, उनका कहना था कि आप मुझे सिर्फ मसौदा दे दें, आप अपने अफसाने दे दें, हम मेरे जिम्मे रहेंगे छुपाना। वाह, तो खैर उन्होंने छुपाया, उन्हें नहीं, मैंने पूरा मसौदा कंपोज करके दे दिया, क्योंकि कंप्यूटर आ गया था। जी, हाँ, मेरे पास, तो दे दिया। तो उसमें माले तौन भी उन्होंने किया। अच्छा, असलम जमशेदपुरी ने उस किताब को अर्शिया से छुपाया। जी। उस ज़माने में उनके अर्शिया से ताल्लुकात अच्छे थे, जी, तो उसमें उन्होंने मुझे कम, आधी रकम मुझे देनी पड़ी, अच्छा, और आधी रकम उन्होंने लगाई। जी। अफसाना और अफसानचे के अलावा आपने गज़लें कही हैं, ड्रामे लिखे हैं, और मुख्तलिफ तमाम में आपने तबा आजमाई जी, की तबा है। आजमाई की। हाँ, हाँ। क्या कोई इस तरह का कोई और किताब आने का इरादा है? जी, एक किताब तो चूँकि अब तक वो आ जाती, इंस्टीट्यूट में वो किताब दी हुई है पिछले साल में। अच्छा, क्योंकि वहाँ अभी वो स्कीम बंद है, जी, इसलिए मेरा मसौदा वहाँ पड़ा हुआ है, ओ, मुंतजिर है जी, कि उस पर माली इयानत मिल जाएगी तो ठीक है, हम्म, वरना अगर नहीं मिलेगी इयानत तो फिर अपने खर्च पर मैं उसको छपाऊंगा। जी। तनकीदी और तहकीकी मज़ामीन का मजमूआ है वो। अच्छा, जी। अच्छा, तकरीबन 4 दर्जन आपने मज़ामीन लिखे हैं। हाँ, 4 दर्जन नहीं है, अच्छा, 4 दर्जन नहीं, 3 दर्जन से 3 शायद, हाँ, दर्जन, 12 के 36 बिल्कुल। 38 मज़ामीन करीब हो गए। जी। अब मज़ामीन में 1-2 इंटरव्यू भी हैं। अभी जो शहर का मंजरनामा है, अफसाना निगारों के हवाले से बात कर रहे हैं, तो
आपको क्या लगता है कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में जो अफसाने लिखे जा रहे हैं और जमशेदपुर में जो अफसाना लिखा जा रहा है उसमें क्या मुमासलत है और क्या सलाहियत है कि यहाँ के अफसाना निगार की पजीराई हर जगह हो? ऐसे कुछ नाम हैं आपके? देखिए, अभी सच्ची बात यह कि जमशेदपुर अभी लिखने लिखाने के मामले में सर्द है। अच्छा। 3 आदमी अभी हैं जी। अफसाने में अच्छा। जो जमशेदपुर की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं और तीनों इत्तेफाक से अख्तर हैं। सबसे पहले नंबर पर है अख्तर आज़ाद। अच्छा। वो बहुत म्यारी चीज़ें लिख रहे हैं, बहुत म्यारी रिसालों में शाये भी हो रहे हैं और उर्दू के साथ वो हिंदी में भी शाये हो रहे हैं जी। और उनके यहाँ क्या कहते हैं डिक्शन भी है, मौज़ूआत का तनव्वुर भी हाँ, है। मौज़ूआत का तनव्वुर भी है और उनका स्टाइल भी है। जी। उनका एक अपना उसलूब है जो जिसके अंदर कशिश है। जी। बहरहाल तो म्यारी रिसाले में छप रहे हैं खूब और बहुत ज़्यादा हिंदुस्तानी नहीं पाकिस्तान में भी उनकी पजीराई होती है और वाहिद मुसन्निफ हैं वो। बहुत कम उम्री में इतना एजाज़ मिलना, अवार्ड मिलना, इनामात मिलना बहुत कम लोगों को होता है। बिल्कुल जी। तो वो अभी सर फहरिस्त हैं वो। अच्छा। अफसाना निगारी नंबर 1। दूसरे नंबर पर ये नाचीज़ है जी। जो लिख रहा है अफसाने तख्लीकात शाये होती रहती हैं। हाँ बिल्कुल। खूब। अभी आपने रिसाले देखे ही हैं। जी। नंबर 3। हाँ, नंबर 3 में नियाज अख्तर है। जी। लेकिन हैं बहुत धीमी रफ्तार से हैं वो। जी। हैं लिखने लिखाने के मामले में बहुत धीमी रफ्तार है उनकी। लेकिन 12 तीसरे नंबर पर वो है तो बहुत तीसरे नंबर तो है ज़रूर, लेकिन बहुत नीचे है। जी। क्योंकि वो है सरकारी मुलाजिम और उनकी ड्यूटी बहुत सख्त होती है। अच्छा। हाँ, बहुत देर की ड्यूटी होती है। उसका दौरानिया जो ड्यूटी होता है 8, 9, 10 घंटे, कभी कभी जो इलेक्शन के ज़माने में या और भी ख़ास हालात में उनकी ड्यूटी बहुत देर तक होती है। बहरहाल बेचारे वो परेशान रहते हैं, इसलिए वो मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन वो भी एक अच्छे अफसाना निगार हैं। उसके अलावा जो है जैसे अबरार मुजीब हैं, नासिर अबरार मुजीब साहब, नासिर राही साहब, देखिए नासिर राही साहब के करीब 3 साल थे कोई चीज़ नहीं आई। अच्छा। 3 या 4 साल पहले, 4 साल हो गए। जो मजमुआ आया सहशब का जो किस्सा? मजमुआ आया, मजमुए के बाद तो कुछ नहीं है। अच्छा। कहीं नहीं छपे जी। वो भी उनकी भी सर्विस चली गई थी। ओहो। सर्विस क्या चली गई थी, डिपार्टमेंट ने पेमेंट उनके स्कूल के जो है तमाम स्कूल का टीचरों का पेमेंट ही बंद कर दिया। ओहो। तो कई साल मुकदमा लड़े, तब जाके जीते, उनके हाथ में डिग्री हुई, फिर पेमेंट सारे जो है सारी तनख्वाहें मिली, तब अभी ठीक ठाक है। लेकिन अभी वो बहुत परेशान बेचारे रहते हैं। लिखना लिखाना एकदम मकबूल है, किसी आदमी महफिल में भी उनकी शिरकत नहीं हो पाती है। एक तो ये है कि वो टिरको रहते हैं बहुत दूर जी। वहाँ से इधर उर्दू के इलाके में आना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो भी एक अच्छे अफसाना निगार हैं। उनकी 2 किताबें हैं, तो धूप की बालकोनी से जो नज़मों का मजमूआ है जी, जिसकी कंपोजिंग नाचीज़ी ने की थी। वाह क्या बात। और एक है वो क्या नाम है, क्या नाम देखिए, सहशब का किस्सा अफसानों हाँ का। सहशब का किस्सा। जी। किताब की पूरी कंपोजिंग मेरी ही है। अच्छा वाह। छपी वहाँ क्या कहते हैं बॉम्बे में। तनकीद तख्लीक के मुकाबले में ज़्यादा आसान है, फिर भी हम देखते हैं झारखंड में कि डॉक्टर हुमायूं अशरफ और अख्तर आज़ाद के बाद तीसरा नाम हमें कोई नज़र नहीं आता है। तो क्या आपको क्या तवक्कुआत हैं कि अगला मंजरनामा ऐसा ही रहेगा या कुछ तब्दीली आएगी इसमें? नहीं, देखिए आपका ये थोड़ा सा हम इख्तलाफ करेंगे। अच्छा। कि तख्लीक के मुकाबले में तनकीद आसान है, ऐसा नहीं है। तनकीद करने के लिए तो भाई एक तो ये कि तख्लीकी सलाहियत भी होनी चाहिए। हाँ। तख्लीक को परखने की सलाहियत होनी चाहिए। बिल्कुल।
और फिर तनकीद के आदाब और अखलाकियात से भी उनको वाक़ियत होनी चाहिए। सही तो है। तनकीद को लिखना मामूली बात नहीं है, जी हैं? किसी चीज़ की परख आपको हो कैसे आप करेंगे, उसकी ज़्यादा सलाहियत, बल्कि उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसका गहरा मुताला होना चाहिए, जी तब वो तुम यह तनकीद कर सकेगा। तख्लीक के लिए उतनी सलाहियत नहीं होनी चाहिए। जी तख्लीक तो अपनी चीज़ है, जी मेरी चीज़ को आपको जो है आंकना है या उसका अंदाज़ा लगाना, उसको तनकीद करना है, तो न सिर्फ मेरे तख्लीक के बारे में आपको भरपूर मालूमात होना चाहिए, बल्कि तनकीद लिखने के लिए तनकीद के क्या उसूल व ज़वाबित तो उसूल मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। यही वजह है कि लोग क्या कहते हैं, तनकीद पर ध्यान कम देते हैं, कि उसके लिए बहुत बासलाहियत होना ज़रूरी है। जी अब हुमायूं अशरफ हैं, बेहतरीन तनकीद निगार हैं झारखंड के। जी उनके मैं पढ़ता रहता हूँ। और किनका नाम ये था, अख्तर आज़ाद है। आज़ाद। तीसरे में मुझे शामिल कर लीजिए। जी इधर मैंने बल्कि अफसाने और अफसानचे कम लिख रहा हूँ। 2014 के बाद आपने तनकीद की खूब जो लिखा। दी है। 2014 में समझिए कि डॉक्टर अख्तर आज़ाद की किताब जो है नॉवेल लेमिनेटेड गर्ल, पहला मजमून मैंने तो उसी को लिखा। अच्छा। हाँ, जब मैंने लिखा तो पहले तो उनको सिर्फ मैंने राय तीन सफ़े का जो मजमून लिख के दिया था, तो बहुत मुतासिर वो हुए मेरी। अच्छा। हाँ, मेरी उस तहरीर से, मेरे मजमून से बहुत मुतासिर हुए वो, बहुत तारीफ उन्होंने की। और मुझे भी लगा कि अरे मेरे अंदर तो ये सलाहियत है। तो फिर ये हुआ कि उस मजमून को मैंने इल्लाज किया, भरपूर मजमून लिखा। पहले सिर्फ क्या कहते हैं वो आलमगीर साहिल की रिसाला था उम्मीद सर, उसमें शामिल करने के लिए, क्योंकि वो लेमिनेटेड घर पर कोई गोशा निकाल रहे थे। उसके लिए मैंने आनन फानन चूँकि कहा था, तो जल्दी चाहिए था, तो मैंने रात में बैठकर उसको लिख दिया एक निशस्त में। लिखने के बाद मुझे खुद कभी मैंने तनकीद नहीं लिखी थी, तब मेरे अंदर यह लगा कि अरे हम तो तनकीद लिख सकते हैं। उसके बाद से तो भाई मज़ामीन कई एक हो गए। अब ये 14 से लेकर या 23 के दरमियान 5 या 6 अफसाने मेरे आए बस। अच्छा। 6 अफसाने कुल इतनी मुद्दत में लिखे हैं। अच्छा। जबकि क्या कहते हैं मज़ामीन हो गए 38, सोच लीजिए। वाह। हाँ, तो अब मज़ामीन मेरे को कम से कम 3 किताब तो हो ही जाएगी इंशाअल्लाह। हाँ, अभी और भी लिखते रहेंगे। आइंदा तख्लीकात मतलब किताबें कौन कौन सी आने वाली है? हाँ, एक तो वही है। एक तो अभी मैं मुबासा मैंने कराया था 88 में फारूकी तंजीम में। अच्छा। फारूकी तंजीम में करीब 87 में मुझे एक सफ़ा दिया गया था। अच्छा। फारूकी तंजीम कि आप इसको जो है इस सफ़े को, अदबी सफ़े को आप देखिए, और जमशेदपुर की तख्लीकात इसमें शामिल है। अच्छा। वो गोशा ही था, मतलब वो सफ़ा था जमशेदपुर का। अच्छा। जमशेदपुर, गोशे जमशेदपुर, उसके क्या कहते हैं निगरान या मुरत्ती जो भी कहिए वही था। तो उसमें एक बहस मैंने चलाई थी, 2 मुबाहिस चलाए थे। एक तो ये कि अफसानचे, उस ज़माने में अफसानचा लफ्ज़ राइज नहीं था उतना जी। मिनी अफसाना, मिनी अफसाने की अदबी हैसियत क्या है आपकी नज़र में। और एक बहस चलाई थी आज़ाद गज़ल को अदबी एतबार क्यों नहीं हासिल हुआ। तो अभी हाल में जब मैं अपने सब रिकॉर्ड देख रहा था, तो उसमें से वो अखबार निकली है 3 किस्तों में, वो क्या कहते हैं मुबासा शाया हुआ था, जिसमें जमशेदपुर और बैरून जमशेदपुर के 1-2 लोगों ने हिस्सा उसमें लिया था। तो मुझे ख्याल आया क्यों नहीं, आज इस ज़माने में अफसानचे आगे बहुत रूज पर है जी, बहुत मकबूल है पूरी दुनिया में, हिंद पाकिस्तान और जहाँ जहाँ क्या कहते हैं उर्दू बेल्ट रहता है, मगरबी या गल्फ में ममालिक में 200 से ज़्यादा करीब हम लगता है कि अफसानचा निगार होंगे। तो मुझे ख्याल आया क्यों नहीं कि इस बहस को नए सिरे से तमाम लोगों से उसकी राय ली जाए
जो आज लिख रहे हैं। तो अब थोड़े से उन्वान में थोड़ी तब्दीली कर दी मैंने। मेरी अफसाना अब लिख अफसानचा की अदबी हैसियत क्या है। अब तक उस पर 62 लोगों की राय है, जिसमें बहुत अहम कुछ तो पुराने लोग थे जी, जैसे हमारे उस्ताद सैयद हम शमीम साहब थे जी, और ईशर जहीर थे। अच्छा, ईशर जहीर गया वाले दिल्ली में रहते हैं जी, नामी ग्रामी जो है अफसाना निगार हैं भाई बिहार के। उनकी राय थी। नए वालों में 3-4 अहम नाम हैं, जैसे गजनफर हैं, उनकी राय आई है। अच्छा। और नईमा जाफरी पाशा हैं, डॉक्टर असलम जमशेदपुरी हैं, अख्तर आज़ाद पहले से थे जी, हाँ, और उसके बाद डॉक्टर रियाज तौहीदी हैं। इस तरह कई लोग हैं उसमें शायद 62 लोगों की राय आ चुकी है। अभी 2-4 और लोगों की राय आएगी। वो किताब कार ये इसी साल इंशाल्लाह, उसका नाम है अफसानचे की अदबी हैसियत। तो वो किताब इस साल इंशाल्लाह नवंबर-दिसंबर या में किताब हो आ जाए। चलिए बेहतर है। आपकी शख्सियत और फन के हवाले से एक अख्तर आज़ाद साहब ने कोई किताब लिखी है ना जी, मुरतब किए हैं। अच्छा, आप पर लिखे गए मज़ामीन हैं वो? हाँ। अच्छा, वो उसका रंग धनबाद का जब वो निकालते थे वो शान भारती साहब, उन्होंने मेरा गोशा शायद किया था। अच्छा, तो गोशे के कुछ मज़ामीन तमाम बनी, गोशे के तमाम मज़ामीन, और कुछ फिर नए और कुछ लोगों से उन्होंने लिखवाया, और खुद भी उन्होंने समझिए लिखा। इस तरह उन्होंने एक किताब तरतीब दी, तनवीर अख्तर उमानी शख्स और अफसाना निगार। अच्छा, तो वो 2021 में आई थी। एजुकेशन पब्लिशिंग हाउस, हाँ है ना? अभी फिर एक किताब आ रही है मुझ पर। अच्छा, तनवीर अख्तर उमानी फर्द और फनकार। अच्छा, वो डॉक्टर आफाक अख्तर है उसके मुरत्तिब। जी जी जी। चलिए, वो भी तकरीबन कंप्लीट है। कुछ लोगों ने वादा किया है लिखने का, आएगी आगे, नहीं तो किताब 128 सफ़ा पे हो गई है। हाँ, इंशाल्लाह आ जाएगी वो। हाँ, वो भी उसका इरादा है अगले साल 2024 में। पहले अफसाना, फिर अफसानचा, तनकीद निगार की हैसियत से है। हम दुआगो हैं कि आपके मतलब मज़ामीन तवातुर से शाये होते रहें और झारखंड की नुमाइंदगी करते रहें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत वक्त दिया अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के इस यूट्यूब चैनल को। हम आपके बहुत ममनून मशहूर हैं। फिर इंशाअल्लाह बात का सिलसिला चलता रहेगा। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस लायक समझा। जमशेदपुर में तो बहुत कलमकार हैं, बहुत फनकार हैं, उनमें से मेरा इंतखाब किया आपने, ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपके अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का भी बहुत शुक्रिया। आइंदा जब भी अगर अंजुमन फ़रोग़ उर्दू के सिलसिले में आप मुझसे अगर कोई ताउन चाहते हैं तो इंशाअल्लाह मैं हाज़िर रहूँगा। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।